तो बेटे देखो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सिल्वर को क्यों मानते हैं, वाई सिल्वर एंड कॉपर, वाई सिल्वर एंड कॉपर आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सिल्वर और कॉपर को क्यों मानते हैं भला, तो हम ये बोलते हैं सिल्वर और कॉपर को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि ना कॉपर का वैसे होता क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ना ये कहती है कि पहले ना आप आर्गन लिख दो। आर्गन का मतलब हमने 3p6 तक सारा लिख दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो सारा लिख दिया। फिर उसके बाद ना आता है 18 हो गया, उसके बाद आता है 4s, 4s के बाद क्या आता है 3d। तो यहाँ तक ये बन जाएगा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको 11th क्लास में एक बात बताई थी कि D9 कभी नहीं छोड़ते, उसको हम क्या कर देते हैं हमेशा D10 कर देते हैं। यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो चेंज होकर जो है वो क्या बन जाएगी, वो चेंज होकर क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी 4s1 3d10 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटे 4s1 3d10 बन जाएगी। अब अगर मैं कॉपर में से मतलब लास्ट में क्या आ रहा है बेटा इसका D10 आ रहा है, तो इस हिसाब से तो इसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानना चाहिए। लेकिन कॉपर का क्या है, कॉपर 2+ सबसे फेमस आयन है इसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, पहले 4s से निकलते हैं और फिर एक यहाँ से निकलेगा, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 3d9 आ गया ना। तो अगर किसी के कॉमन आयनिक फॉर्म में भी अगर 1 से लेकर 9 तक आ जाए तो उसे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर आपने पिछली स्लाइड में देखा था तो जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है 2+, उसमें भी क्या आ रहा है उसका D10 आ रहा है। सिमिलर सिचुएशन इज विथ सिल्वर। सिल्वर का क्या है, सिल्वर का ना बस एक आगे बढ़ा दो, सिल्वर का जो लास्ट में आता है ना वो आता है 5s1 4d10 और फिर सिल्वर प्लस का क्या आता है 4d9। तो आ गया सिल्वर 2+ का, सॉरी, तो आ गया ना D9 करके। मतलब अगर किसी के आयनिक फॉर्म में भी D1 से D9 आ गया तो उसे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ आ गया। कॉपर और सिल्वर को मानते हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट को नहीं मानते, ग्रुप 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब मेनली इस वीडियो जो हम करेंगे, इस वीडियो का मेन मोटिव है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो पूरा चैप्टर है ना इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टोटल मिलाकर 9 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया ऐसी प्रॉपर्टी और कोई ब्लॉक नहीं दिखाता, ठीक है ना। वो 9 प्रॉपर्टीज की लिस्ट ऐसे है कि ये दिखाते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप ऐसे समझ लो कि हम सबको पता है कि लोहे को पिघलाना कितना मुश्किल है ना। तो लोहा, आयरन डी ब्लॉक का ही तो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इन सारे एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। इसके बाद ये दिखाते हैं बहुत ही हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि किसी क्रिस्टल को तोड़ के क्रिस्टल को ऐसे तोड़ के फ्री एटम बनाने में जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये भी इनकी हाई होती है। सबका रीजन जो है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिर इसके बाद बच्चों आता है इसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज आप देखो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे जाके, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, देखो ऐसे ब्रैकेट वाले बड़े बड़े जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो उसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। देखो हम कितना यूज़ करते थे ऑर्गेनिक में, KMnO4 Mn मैंगनीज का कंपाउंड हो गया। उसके बाद जिंक डस्ट हमने यूज़ किया हुआ है, कॉपर एट 573 केल्विन, H2/निकल, H2/प्लेटिनम। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत अच्छे क्या बन जाते हैं, कैटलिस्ट। ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
फिर इसके बाद ये ना सारे के सारे क्या बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। कलर्ड आयंस मतलब जैसे जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे जो भी कलर्ड केमिकल होगा समझ लेना वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही कोई कंपाउंड है। आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, निकल के कंपाउंड्स, KMnO4, ये सब डी ब्लॉक के ही कंपाउंड्स हैं और ये सब क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये हमारी हो गई 3 और 3 6 प्रॉपर्टीज। इसके अलावा बच्चों एक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डी ब्लॉक के वही 3 एलिमेंट्स अगर मैं छोड़ दूं, कौन कौन से 3 छोड़ दूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। आपने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ा ही हुआ है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इन सबके पास ही क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके आयंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये हो गई इनकी 7 मेन प्रॉपर्टीज। 2 और है, एक होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ना एलॉयज बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखो स्टील में क्या है, आयरन है, आयरन निकल, आयरन निकल, निकल को तो एलॉइंग मेटल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा एक और होता है बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन से हुए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हो गए जैसे देखो ये है कि इस तरह से क्रिस्टल होता है ना, तो जो बीच की खाली जगह होती है, देखो ऐसे जैसे ये बीच की जो खाली जगह है इसमें ना छोटे छोटे एटम आके फंस जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये हमारी मेन जो है ना 9 प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हमने इसकी लिस्ट बना ली, अब इनको हम डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब बेटे पहली प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मतलब एक तरह से हमारा टॉपिक है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में पहला कौन सा आ गया बेटे, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। डी ब्लॉक के सारे ही एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इधर देख लो पहले कि इनका ना ऐसा जैसे ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में ना इन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बच्चों, सबके पास ही क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो आप किसी का भी लिख के देख लो, अगर किसी के लास्ट में D1 से लेके D9 तक आ जाए तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। देखो जैसे अगर ये 5 बॉक्स होते हैं ना डी में, एक अगर एक बनाओगे तो भी एक है, D2, D3, D4, D5 है ना सबके पास, क्या D6, D7, D8 सबके पास है क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे के पास भी ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बीच में ना ऐसे बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं, 2 नाम दिए गए हैं इसके। एक हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, या फिर इसी को हमने नाम क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है बताओ तो पूरा आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन और मेटेलिक बॉन्डिंग। अब जो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है वो एक्सेप्शनल केस ये है कि हालांकि मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैंगनीज का जो मेल्टिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज के लास्ट में ऐसे करके 3d5 आता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो क्रोमियम से कम है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना मैंगनीज का, वो इसके क्रोमियम से कम है। क्या बात है कि मैंगनीज ना हाफ फिल्ड हो चुका है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से वो दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा नहीं। मतलब जैसे कि ये अगर मैंगनीज का एटम है और ये भी मैंगनीज का एटम है, अब ये क्योंकि ये स्टेबल है और ये भी
तो बॉन्ड ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि वैसे तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे बढ़ेंगे, जैसे से क्या बढ़ेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे देखो मान लो ये है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर एकदम से क्या आएगा डाउन आएगा, ग्राफ क्या आएगा डाउन आएगा। ये कौन सा एलिमेंट था, ये कौन सा है, मान लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे बढ़ रहा है ना, बढ़ता चले जाना चाहिए था। मैग्नीज से डाउन होगा, फिर धीरे धीरे वापस से थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन क्रोमियम से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्रोमियम जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं, क्रोमियम के पास भी कितने हैं 5 ही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे से जो है वो ग्राफ जो है बना हुआ, फिर आयरन आ जाएगा, आयरन के बाद फिर धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम ही होने लग जाएंगे, क्योंकि देखो ना जब ये पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी ना, जैसे आयरन से पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, आयरन का क्या होता है D6, फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फिर उसके बाद आता है कोबाल्ट, उसका होता है D7, फिर 3 रह जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप क्या समझे कि मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। दूसरा क्या समझे कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तीसरी बात यह है कि मैंगनीज का केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है। और अगली बात यह है कि जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, जिनको हमने घर से निकाल दी है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके लास्ट में क्या आता है D10 आता है ना, तो ये बना ही नहीं पाएंगे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। इसलिए जिंक जो है ना वो बड़ा कच्चा सा मेटल है, आपने देखा भी होगा, हाथ से भी टूट जाता है जिंक। मरकरी तो लिक्विड है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई क्रोमियम इज ए वेरी हार्ड, क्रोमियम इज ए टिपिकल हार्ड मेटल, टिपिकल हार्ड मेटल, बट मरकरी इज ए लिक्विड, मरकरी इज ए लिक्विड। तो क्या आंसर दूंगा बताना। तो मैं इसमें बोलूंगा कि मरकरी डज नॉट हैव, क्या मरकरी डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Hg की कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d10, तो आ गया ना D10 अगर आ जाएगा, अगर फुल फिल्ड होगा तो कैसे बनाएगा ये, क्या स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। ऑन द अदर हैंड क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या है, 4s1 3d5, तो इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन फॉर्म strongest metallic bond. So chromium is a typical hard metal, but mercury is a liquid because mercury cannot form strong metallic bonds. इसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है कि नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है कि ये जैसे हमारे पास ऐसे क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को तोड़ के ना हमें बिल्कुल फ्री एटम करना है। मतलब आप कह सकते हो कि हमें ना एक तरह से सॉलिड से क्या बनाना है, गैस बनाना, तो वो भी इनकी बहुत हाई है। रीजन वही है, देखो मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, एक सॉलिड को क्या बनाना, लिक्विड बनाना। ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है, समझ लो कि एक मेटल को क्या बना देना, सीधा गैस बना देना, काइंड ऑफ सब्लिमेशन की तरह, ठीक है। तो वो भी इसकी क्या होगी, हाई होगी। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस क्रिस्टल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्या बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं भला, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये पूरी सीरीज होती है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होगी, जो सबसे वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनाएगा, जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और वो कौन है, जिंक है। तो ये क्वेश्चन है कि वाई स्कैंडियम टू जिंक हैज द व्हाट, लोएस्ट एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, डेल्टा H, और बीच में A बना दो तो क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
Why zinc has the lowest enthalpy of atomization? Because it does not have any unpaired electron. It has full filled d subshell. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? पहले ही टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन के डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, कौन नहीं है ट्रांजिशन, कौन नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इस चैप्टर की थीम ही है ये कि हर जगह पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर बोलेंगे ये नहीं दिखाते, ठीक है ना। फिर 9 प्रॉपर्टीज में से हमारी 2 हो भी गई। कौन कौन सी 2 हो गई? मेल्टिंग पॉइंट हाई अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई, स्ट्रॉन्ग उसी की वजह से होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वजह से होता है। फिर इसके बारे में ना बच्चों एक क्वेश्चन है, वो ये है कि